आवाज आ रही है? ठीक, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? ये तो ये था आपका M1, ये स्ट्रिंग थी, ये M3। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन दी हुई है, A1 इधर से A2 और नीचे A3, और ये अपने मन से आप मान लीजिए AP। ठीक है, चलो स्ट्रिंग्स का नंबर काउंट करो। तो सबसे पहले तो ये बड़ी वाली स्ट्रिंग एक, और ये जो पुली और इसको कनेक्ट कर रही है तो दो बार आपको सेगमेंट मेथड लगाना पड़ेगा। पहला देखो, बड़ी सी स्ट्रिंग में सेगमेंट मेथड लगाओ तो उसका एक सेगमेंट ये, क्या M1 राइट में मूव कर रहा है तो इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो साइन आएगा -x1। x1 क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट। ठीक, सिमिलरली ये वाला सेगमेंट देखो, वर्टिकल वाला पुली नीचे आ रही है तो इस सेगमेंट को इंक्रीज करेगी, तो +xp। सिमिलरली ये वर्टिकल सेगमेंट फिर से, इसमें भी क्या होगा, पुली फिर से नीचे आपने मानी है तो सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो +xp। M2 राइट की तरफ आ रहा है तो इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो -x2। पूरी स्ट्रिंग खत्म, ओवरऑल चेंज इन लेंथ शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आ गया, x1 x2 को उधर ले जाके डबल डिफरेंशिएशन कर दो, तो A1 + A2 इज इक्वल टू 2AP, क्योंकि XP XP 2XP, डबल डिफरेंशिएशन 2AP। अब देखो, ये इस स्ट्रिंग की हेल्प से पुली और M3 डायरेक्टली कनेक्टेड, आपके पुली और M3 अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप डायरेक्टली एक बात लिख सकते हैं क्या, कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी, AP इज इक्वल टू A3। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो फाइनल आएगा A1 + A2 इज इक्वल टू 2A3। A1 + A2 इज इक्वल टू 2A3। क्या क्लियर है सबको ये? क्लियर, हाँ हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो सेगमेंट मेथड ये था। कभी इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, A1 की अलग निकालो, G की टर्म में, और A3 की। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, FPD। ये टेंशन T1 मान लो, तो M1 का FPD बनाओ, M2 का बनाओ, M3 का बनाओ, पुली का बनाओ। चार इक्वेशंस आएंगी और आपके पास चार ही वेरिएबल है इस बार। कौन कौन? A1, A2, A3, ठीक है, और T1 नीचे वाली टेंशन और ऊपर वाली T2, पांच वेरिएबल है। तो पांच इक्वेशन है क्या आपके पास? बिल्कुल है। M1 का FPD, M2 का FPD, पुली का FPD, M3 का FPD, ठीक है। और पांचवी इक्वेशन ये जो सेगमेंट मेथड से आई है, ये A1 + A2 इज इक्वल टू 2A3। ठीक है, तो पांच इक्वेशंस, पांच वेरिएबल, तो आपका हो जाएगा। पता नहीं आई क्या? चलो हो गया यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग मासलेस है। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट massless, if the string is not massless, अगर स्ट्रिंग का कुछ मास है तो क्या होने वाला है, किस किस चीज पे चेंज होगा? तो कमेंट करके बताओ किस चीज में चेंज होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो। टेंशन
ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल से ही आपको बताता हूं क्या वाला है। ठीक है, चलो देखो, सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ये स्ट्रिंग है और ये आपका मास है 4 kg। ठीक, 4 kg को आप पुल कर रहे हो, दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा लैग कर रहा है शायद, अभी दिखेगा, थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप पुल कर रहे हो यूजिंग अ फोर्स लेट्स से, ठीक है। क्वेश्चन है, फटाफट बताओ एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जल्दी। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू, ये तो सबको पता है, क्या बताओ फटाफट। टू 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 सबका टेंशन और टेंशन, टेंशन क्या होगी वो बताओ। फोर फोर फोर, ठीक। इस पॉइंट पे भी फोर होगी क्या, बी पे, ए पे और सी पे, तीनों पे फोर होगी क्या। यस 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 सिद्धि, अभी मैंने मास नहीं दिया है, स्ट्रिंग का मास नहीं दिया, मासलेस है अभी स्ट्रिंग मासलेस है। हाँ, तो मासलेस है तो फिर सेम होगी, बिल्कुल सब एग्री करते हैं इस बात से। पर अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं स्ट्रिंग का मास ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 6 kg, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब क्वेश्चन है, ए पे टेंशन बताओ, बी पे टेंशन बताओ और पे टेंशन बताओ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा लेना, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी, ये तीनों आपको बताने हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का मास है 6 kg, सेम क्वेश्चन है, 4 kg 2 kg के ब्लॉक्स हैं, 12 न्यूटन फोर्स लगा के पुल कर रहे हो आप। अब पूछा है कि ए बी सी में टेंशन बताओ। तो पहले तो ये मुझे बताओ, एक्सीलरेशन क्या अभी भी होगी या कुछ और होगी। सेम आदित्य झगड़े से ही होगी, सोच के देखो, वही होगी सिद्धि, नहीं, सिस्टम का टोटल मास चेंज हुआ है आपका। 4 kg 2 kg 6 kg था, अभी स्ट्रिंग का भी तो 6 kg है। हाँ, सब लोग लिख रहे हैं 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। देखो, नेट मास दैट विल बी 4 + 2 6 प्लस स्ट्रिंग का मास 6, 12 kg। ठीक, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी सिस्टम की, एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय नेट मास, ठीक सिखाई थी मैंने, ये हो जाएगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू एक्सीलरेशन। ठीक है, वॉइस क्लियर है क्या। सर अटक रहा है, 1 मिनट वेट करो, आपका इशू हो सकता है। अभी क्लियर है।
चलो देखो, तो क्वेश्चन है ए बी सी तीनों की टेंशन बताओ। अभी एकदम एग्जैक्ट आ रही है आवाज, मतलब लैग तो नहीं हो रहा है? ठीक है चलो देखो अब ध्यान से, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज तो मुझे समझ में आई कि नेट एक्सीलरेशन सिस्टम की चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नेट आपका मास चेंज हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, आगे मैंने ब्लॉक रखा था कितने केजी का, 4 केजी का शायद। आगे 4 केजी का था कि 2 केजी का था, बताना। 4, ठीक है ठीक है। और ये हो गई आपकी टेंशन 12 न्यूटन, ये फोर्स ये तो दिया है। अब देखो ध्यान से, यहां पे था आपका पॉइंट ए, तो ये टेंशन आपकी हो जाएगी टेंशन एट ए, ठीक। और क्योंकि स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो नेट मास अभी भी आपका सिर्फ ब्लॉक का मास होगा, विच इज 4 केजी, ठीक। और इसकी एक्सीलरेशन हमने अभी अभी निकाली, पूरा सिस्टम जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स which is 12 minus TA, that should be equal to mass which is 4 into acceleration which is 1। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे TA comes out to be 12 minus 4 which is 8 न्यूटन, 12 minus 4 which is 8 न्यूटन। ये क्लियर है सबको, TA कैसे निकाला? ठीक है। अब टीबी देखना, टीबी मतलब एकदम बीच का पॉइंट मैंने बोला है, ठीक है, ध्यान से समझना, बीच का पॉइंट देखो बहुत ध्यान से। तो अगर मैं एफपीडी को मतलब डायग्राम को वापस रीड्रॉ करूं, ये था आपका 2 केजी, ये थी आपकी स्ट्रिंग, और ये था आपका 4 केजी था, और ये फोर्स लगा था हमारा 12 न्यूटन, बिल्कुल था। बी था ये वाला पॉइंट, है ना। अब देखो ध्यान से, अब जहां पे भी आपको टेंशन निकालनी है वहां से स्ट्रिंग को कट कर लो। ये ध्यान से सुनना मेथड, जहां पे भी आपको टेंशन निकालनी है वहां से स्ट्रिंग को कट करो। जैसे पिछले में ए पे निकालनी थी, तो वहां से कट करोगे पूरी स्ट्रिंग अलग हो जाएगी, इसलिए सिर्फ ब्लॉक का एफबीडी बनेगा। पर यहाँ पे जब आपने कट किया तो देखो 2 पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं लेफ्ट पार्ट का एफबीडी बना रहा हूं, आप राइट का भी बना सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, पर लेफ्ट पार्ट का मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक। देखो लेफ्ट पार्ट का जब आप एफबीडी बनाओगे तो आपको दिखेगी ये वाली टेंशन विच इज टीबी, दिख रही है सबको। यहां से जब आपने कट किया तो लेफ्ट पार्ट का जब आप एफबीडी बनाओगे इस पार्ट का, तो आपको टेंशन दिखेगी राइट की तरफ टीबी दिखेगी, और ये आपको दिखेगी एक्सीलरेशन 1, वो तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम 1 से जा रहा है। मुझे बताओ ये टोटल मास कितना होगा, जिसका आपने एफबीडी बनाया, ये मास कितना होगा जल्दी? 555, वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि 2 केजी का ब्लॉक है और स्ट्रिंग का भी कुछ ना कुछ मास होगा आपको, और आधी स्ट्रिंग हमने ली है तो आधा मास हो जाएगा, ठीक है। कितना? 3 केजी, टोटल का 6 केजी है, तो वो हो जाएगा आपका 5 केजी। तो ये 5 केजी का एफबीडी बना आपका। सिमिलरली जब आप राइट पार्ट का एफबीडी बनाएंगे ना, राइट पार्ट का, ध्यान से सुनना, राइट पार्ट का एफबीडी, आधे बोलेंगे सर मैं तो राइट का बनाऊंगा, ठीक है राइट का बना लेते हैं। तो राइट पार्ट का जब आप एफबीडी बनाओगे तो आपको दिख रहा है 12 न्यूटन राइट में लग रहा है, तो ये तो बनाना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप राइट पार्ट का एफबीडी बनाओगे, देखो आपको एंड में बी पॉइंट दिखेगा, तो ये टेंशन हो जाएगी आपकी टीबी, और एक्सेलरेशन किधर आपकी, ऑब्वियसली राइट में है, वो तो 1। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, 12 माइनस टीबी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। राइट पार्ट का मास कितना होगा, जल्दी बोलो, राइट पार्ट का मास 777, वेरी गुड। तो 4 ये ब्लॉक का प्लस स्ट्रिंग का मास विच इज 3, क्योंकि आधा स्ट्रिंग आएगी, तो दैट विल बी 7। तो मास इंटू एक्सीलरेशन विच इज 1, तो टीबी यहां से आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। आप लेफ्ट पार्ट का एफबीडी बना के भी करोगे तब भी आपका सेम आंसर है। कैसे? इक्वेशन लिखो लेफ्ट पार्ट से, नेट फोर्स which is only TB is equal to mass which is 5 into acceleration which is 1। देखो TB 5 आ गया। तो आप चाहे लेफ्ट पार्ट का एफबीडी बनाओ, चाहे आप राइट पार्ट का एफबीडी बनाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या,
ठीक है, अब बचा कौन? टीसी, सी पॉइंट पे टेंशन। ठीक है, तो सी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। सी पॉइंट पे टेंशन हमने कैसे निकाली, समझो ध्यान से। तो मैंने ले लिया 2 kg का एफबीडी, तो 2 kg का जब आप एफबीडी लोगे तो एकदम एंड में सी पॉइंट है, तो ये हो जाएगी आपकी टीसी। ठीक है, और ये है आपकी एक्सेलरेशन 1, क्योंकि पूरा सिस्टम ही 1 से जा रहा है आपका। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स विच इज टीसी इज इक्वल टू मास। मास कितना ले बताओ? सी पॉइंट पे हम टेंशन निकालना चाहते हैं, तो हमने स्ट्रिंग को वहीं से कट किया, तो उसमें स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ ब्लॉक का मास विच इज 2 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 1, तो टीसी की वैल्यू आपकी आ गई 2 न्यूटन। तो सबने आंसर एकदम सही बताया था। ठीक है, टीए टीबी टीसी सबकी वैल्यू एकदम सही बताई। तो ये कंसेप्ट है, अगर आपका स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास है तब आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो ये कंसेप्ट आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि कभी कभी यूज करवा लेते हैं। हाँ, स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो स्टार लगा के आप रिजल्ट लिख लेना कि इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट, बट इफ द स्ट्रिंग इज हैविंग सम मास देन द टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग, हमने प्रूव भी कर दिया, ए पे अलग आई, बी पे अलग आई, सी पे अलग आई। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस और नो? गौरी क्लियर? यस यस यस, क्लियर क्लियर, यस यस यस। किसी को कुछ पूछना है बताओ तो आगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? हम कैसे पता कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? वो क्वेश्चन में हमेशा तुमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास देगा, अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमेशा तुमको मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, नहीं तो फिर तुमको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। वो भी मैंने फिजिक्स में आपको इतना कुछ सिखा दिया कि आपको वो इंटीग्रेशन आता होगा, है ना। लेफ्ट हैंड से x दूरी पे एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, वहां पे लैम्डा देखो कितना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर कभी देगा नहीं तुमको, टेंशन मत लो, हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास देगा। ठीक है, तो अगर तुमको समझ में आ गया तो मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ वाकई में तुम लोगों को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से करना। ये फ्लोर है आपका, ये एक ब्लॉक है, लेट्स से इट्स मास इज 2 kg। ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे पिछले से। ये एक और है, लेट्स से इट्स मास इज 3 kg। ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर एंड मास क्वेश्चन में गिवन है 12 kg। ठीक है, 6 मीटर 12 kg। पूरे सिस्टम को आप खींच रहे हो यूजिंग अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन। ध्यान से समझना, 85 न्यूटन लगा के आप खींच रहे हो। ठीक है, 85 क्यों दिया होगा आधों को समझ में आ गया, ताकि ये एग्जैक्ट आए। क्वेश्चन है, यहां एक पॉइंट है लेट से ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द राइट एंड। बीच में नहीं है, 2 मीटर पे है। क्वेश्चन है ए में टेंशन बताओ, फटाफट। ये कर लिया मतलब आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द टेंशन इन ए, जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया तो बता देना। सुयश, ज्ञानेश्वरी, शुभम भोसले, तुम्हारा अलग आ रहा है, बाकी सबका सेम आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा अलग आ रहा है। तो देखो, तुम्हारी गलती है, बाकियों की गलती है। निसर्ग सही है, सुशांत सही है, अश्लेषा सही है, वेरी गुड। आकांक्षा सही है, ओमकार सही है, गौरी सही है, सुमित सही है, वेरी गुड। सबका ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, 20-25 लोगों ने कर लिया तो सबका ऑलमोस्ट सबका सही है। अगर 50 ही आंसर है तो, क्योंकि सबने 50 दिया, मुझे पता नहीं है। चलो देखो अब ध्यान से। तो मैंने अभी अभी बताया, ऐसे केसेस में जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे एफपीडी बनाना, वहां से स्ट्रिंग को कट कर लो बिंदास। 2 पार्ट दिखेंगे आपको, लेफ्ट राइट, किसी एक का एफपीडी बना लो। तो ठीक है, हम राइट का एफपीडी बनाते हैं, आप लेफ्ट का भी बना सकते हो, नो डाउट।
राइट का जब आप एफबीडी बनाओगे तो उसमें 3 kg भी इन्वॉल्व होगा, तो 3 kg पे जो लगने वाला फोर्स 85, ये भी आपको एफबीडी में बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। सो एक तो ये हो गया आपका 85, ठीक है। और ए पे टेंशन आपको दिखेगी ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टी ए, सबको समझ में आया। और ये होगी आपकी एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ है तो ऑब्वियसली राइट की तरफ एक्सीलरेशन आएगी। कितनी एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय नेट मास, 85 डिवाइडेड बाय नेट मास, 3 + 2 5, 5 + 12 17, तो नेट एक्सीलरेशन विल बी नेट फोर्स विच इज 85 डिवाइडेड बाय नेट मास विच इज 17, 17 से जाएगा 5, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपकी हो गई 5। अब क्या लिखेंगे बोलो? नेट फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में 85, TA एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए लिखेंगे -TA। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मास इज कितना होगा मास? अब यूनिटरी मेथड आपको लगाना पड़ेगा, सुनना। राइट पार्ट का जब आप एफबीडी बनाए थे तो उसमें 3 kg तो आएगा ही आएगा, और 2 मीटर स्ट्रिंग आएगी आपकी, और 6 मीटर की लेंथ कितनी है? 12, सॉरी मास कितना है? 12 kg। तो पर यूनिट मतलब पर मीटर कितना आपका मास हो जाएगा? 2 kg, यूनिटरी मेथड। तो 2 मीटर पे कितना मास हो जाएगा? 4 kg। तो टोटल मास स्ट्रिंग का हो गया 4 kg, और ये 3 kg, तो टोटल मास हो गया 7 kg। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास विच इज 7 इंटू एक्सीलरेशन विच इज 5, 7 into 5 35, so TA comes out to be 85 minus 35 which is 50 Newton, 50 Newton will be the tension at A। Similarly आपसे अब दुनिया की कोई भी चीज पूछ सकता है, यहाँ बताओ, पर कहाँ बताओ वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि पॉइंट कहाँ पे है। क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एनएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप इसको मान सकते हो। एक एग्जांपल से आपके सामने मैं 2 एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है, 1 और 2, उसी से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल है, लेट्स से ये, आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। ये एक लेडर है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। दिस एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन है कि अगर ये B पॉइंट इधर स्लाइड कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ, B पॉइंट इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है A की स्पीड बताओ उस इंस्टेंट पे। किस इंस्टेंट पे? जब B की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तब A की स्पीड कितनी होगी? पहले तो मुझे बताओ A किधर भागेगा? अगर B आपका राइट में भाग रहा है, A किधर भागेगा? जल्दी। अगर B आपका राइट में भाग रहा है, A किधर भागेगा? नीचे, डाउन, नीचे। वेरी गुड, देख के समझ में आ रहा है। B राइट में तो A किधर? नीचे। रेड से बनाता हूं मैं, A आपका जाएगा नीचे की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ VA। अब कंसेप्ट क्या, पहले वो सुन लो, उसके बाद अप्लाई करना। जिसको आता है अच्छी बात है, कंसेप्ट क्या पहले वो सुन लो बहुत ध्यान से। देखो B जा रहा है राइट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्वियसली B अगर राइट में जा रहा है तो A नीचे जाएगा। क्वेश्चन में वही पूछा है, जब B की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है उस इंस्टेंट पे A की वेलोसिटी कितनी है? तो अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट लिख लेना। क्या? along the length of string, ध्यान से सुनना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। कंसेप्ट क्या है? along the length of string, यहां लैडर है तो लैडर ले लेना, स्ट्रिंग जहां पे होगी वहां पे स्ट्रिंग हो जाएगी। along the length of string the velocity of end points must be same। स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एंड पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी सेम, सोच के देखो, सोचना। आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये एंड A राइट वाला, आपकी पिक्चर में पता नहीं लेफ्ट आ रहा है क्या आ रहा है, और ये वाला आपका एंड B, ये एंड A ये एंड B। तो सोच के बताओ कि अगर A और B की वेलोसिटी अनइक्वल हो गई अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, A और B की वेलोसिटी अनइक्वल हो गई तो क्या होगा? सोच के बताओ। सपोज A जो है वो इस तरफ भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से,
और B जो है वो अलग ही स्पीड से जा रहा है, तो सोच के देखो स्ट्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। सोच के मुझे बताओ, अगर एंड्स की वेलोसिटी अलग अलग हो गई, हाँ ब्रेक होगी या इकट्ठी हो जाएगी। मतलब सोच के देखो कि अगर ये आपका ऐसा आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये जो है वो उधर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, पीछे का एंड आपका जो है वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है, आगे का एंड कम स्पीड से आ रहा है, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो टॉट नहीं रहेगी, मतलब ब्रेक टूट जाएगी या स्लैक करेगी। मतलब क्या है, मैं यहां से लिख सकता हूं कि इफ, सुनना खुद खुद समझ जाओगे, इफ द वेलोसिटी इज अनइक्वल, अगर दोनों एंड्स की वेलोसिटी अनइक्वल है, तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं स्ट्रिंग जो है वो टाइट नहीं रह पाएगी, स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टॉट। क्या सही है, हाँ या ना? स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टॉट मतलब टाइट। सही है, लॉजिकल है। तो खुद सोच के देखो कि अगर दोनों एंड्स अलग अलग स्पीड से भागने लगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो टाइट नहीं रहेगी, पर क्वेश्चन में हमेशा आपको स्ट्रिंग क्या लेनी है, टाइट। ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइट होगी आपकी। तो अगर स्ट्रिंग टाइट है तो ऊपर लिख लेना, इफ द स्ट्रिंग रिमेन्स टॉट, इफ द स्ट्रिंग रिमेन्स, इफ द स्ट्रिंग रिमेन्स टॉट, तो आपको सीधा यूज करना है क्या, along the length of string velocity of end points must be same। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपकी स्ट्रिंग टाइट रहेगी तो एक चीज फिक्स है कि एंड पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वो वेलोसिटी जो है वो सेम होंगी दोनों की। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इसको यूज करो यहाँ पे, अब बताओ क्या आएगा, वीए की वैल्यू बताओ, इस कंसेप्ट को यूज करो यहाँ पे, बताओ वीए की वैल्यू फटाफट। 3 दो लोगों का आ गया, शुभम 3, वेरी गुड। करो करो करो, सब लोग ट्राई करो। तो ये एंगल कितना, 53, ऑब्वियसली। ये एंगल कितना, 37, ठीक। और ये आपको स्पीड दी थी 5, और आपसे ये मांगी थी, लेट्स से इट इज v, तो v की वैल्यू आपसे मांगी थी। थ्री 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 थ्री, वेरी गुड, सबका सही है, सीख गए तुम लोग। देखो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम पे कौन है, लेडर, तो लेडर की लेंथ के अलोंग, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। तो दिख रहा होगा अगर ये एंगल 37 तो ये एंगल भी 37, तो ध्यान से अब समझना। तो 5 का कंपोनेंट, सबको वेक्टर के कंपोनेंट लेने आते होंगे, 5 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 5 cos 37, एंड cos 37 इज 4/5, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ऊपर, ये आएगा 5 sin 37, एंड sin 37 इज 3/5, सो 5 विल कैंसिल आउट। तो अलोंग द लेडर, ये जो मैंने येलो से बनाया ये वाला कंपोनेंट कितना आया, 4, बी पॉइंट का, और आपको हमेशा अलोंग द लेंथ लेना है। सिमिलरली v का अलोंग द लेंथ कौन सा आएगा, ये वाला, दिख रहा होगा सबको। तो कितना हो गया ये, v cos 53, एंड cos 53 इज 3/5, शायद सबका गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम होने चाहिए, तो ऊपर के पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है अलोंग द लेंथ, v 3/5, मतलब 3v/5, ठीक। और नीचे वाले की अलोंग द लेंथ कितनी आई, 4, हाँ सबका गलत है, तो v विल बी 20/3, वेरी गुड, वापस ले रहा हूं मैं, सबका गलत है, सो v विल बी 20/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, गलती मिली? ये जो सब लोग 3 लिखे हैं, इनको गलती मिली, सब ने 3 लिखा है। तुम लोगों ने क्या किया था, जिन लोगों ने 3 बोला है उन लोगों ने क्या किया था, बोलो।
5 का कंपोनेंट लिया, तो 5 का कंपोनेंट तो मैंने भी लिया। फाइव का कंपोनेंट तो मैंने भी लेकर सोल्व किया, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे लेडर। ठीक है, तो तुम लोगों ने शायद कंपोनेंट ही उल्टे लिए होंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो कंपोनेंट लेने हैं वो अलोंग द लेंथ लेना है। खुद सोच के देखो, ये लेंथ के अलोंग, ये सोच के देखो ना, अगर इसके अलोंग कंपोनेंट एंड्स के कंपोनेंट इस एंड का और इस एंड का ये अलग अलग हो गए, तो सोच के देखो ना, कभी भी लेडर आपकी वैसी रह ही नहीं सकती, तो इसलिए अलोंग द लेंथ कंपोनेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v इंटू 3/5, ये ऊपर वाले का अलोंग द लेडर, और नीचे वाले का हो जाएगा 5 इंटू कॉस 37, मतलब 4/5, मतलब 4। तो ये दोनों सेम होंगे। क्या क्लियर है? सबका गलत था ये आंसर, क्या अब क्लियर है सबको? ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ी सी लगानी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस में, तो ज्योमेट्री लगा के कंपोनेंट लेके, और कंपोनेंट किधर लेने हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे इसमें लेडर था तो अलोंग द लेंथ ऑफ लेडर, ये याद रखना है दोनों एंड्स के। क्लियर है सबको? चलो फिर क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखा दो, अब गलती मत करना। क्वेश्चन है, फिर ये करके अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, पहले तो मुझे बताओ 5 kg किधर भागेगा? ये 2 kg लेफ्ट भाग रहा है, 5 kg किधर भागेगा? गौरी एक्सप्लेन अगेन। गौरी, तुमको मैंने क्या बोला कि अगर स्ट्रिंग को टाइट रहना है तो आपके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, पर पिछले में बाकी लोग ट्राई करो इसको। क्वेश्चन है, बताओ इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी? सबको पता है ऊपर भागेगा, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब गलती मत करना, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बताओ। ठीक है, तो गौरी तुम इधर देखो, तो क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला, इस एंड की वेलोसिटी इधर दी थी, अलोंग द लेंथ नहीं दी थी, इधर दी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये इधर भाग रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर का जो एंड है वो नीचे भागेगा v से। पर कंसेप्ट क्या है कि अगर इसको टाइट रहना है, अगर लैडर को कुछ नहीं होना है, तो ऑब्वियसली लैडर की लेंथ के अलोंग, जो ये लेंथ है, ये लैडर की लेंथ के अलोंग, ये कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको, तो लैडर की लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए आपके। ठीक है, तो 5 का जो कंपोनेंट है वो 5 जो है वो राइट की तरफ आपको दिया, लेटर की लेंथ के अलोंग नहीं, तो ये आपको ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये एंगल 37 क्वेश्चन आ जाएगा डायग्राम से, तो 5 का ये कंपोनेंट 5 cos 37, ऐसा। अब ये जो कंपोनेंट आपका आया ये किधर आया? अब सही तो 5 cos 37 ये, और ये v था, और ये एंगल आपका 53 डिग्री ज्योमेट्री से, तो v का कंपोनेंट अलोंग द लेडर ये आपका हो जाएगा v cos 53 विच इज 3/5। और ये अब क्लियर है? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है क्या? फोन करना चाहिए था ना वो। अभी आया क्या? अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो सबका आंसर आ गया है। तो आंसर सबने लिखा है 6666666। बाकी लोग भी ट्राई करो फटाफट, बाकी लोग भी ट्राई करो जिन्होंने नहीं किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लोगों ने बताया है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? चलो देखो, कंसेप्ट क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग हाँ, वो नेटवर्क का इशू हो गया था। अभी आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है। तो ये था आपका, लेफ्ट की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आपके में स्क्रीन चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब हुआ। कुछ तो इशू हो रहा है अभी। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, पर ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्या हुआ? वो कहाँ है? लेने सर का? तो कहाँ है? लेने सर, उनकी भी क्लासेस है, जिन सर की भी सुबह बुला, कभी बुला। तो ये स्क्रीन खींच नहीं रहा है कुछ भी। चलो अब आया, अभी भी प्रॉब्लम। अभी आया? ठीक है, देखो, तो ये था आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड पूछी थी ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट हमको लेना है। तो स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लो। तो ये एंगल आपको दिया था क्वेश्चन में 53, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 53। तो 10 का कंपोनेंट ये इधर क्यों लिया, क्योंकि अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेना है। सो दिस विल बी 10 cos 53 एंड cos 53 इज 3/5। और इस एंड का कंपोनेंट, इस एंड का कंपोनेंट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ हमको दिख ही रहा है v, वो तो स्ट्रिंग के अलोंग है पहले से। ठीक है, तो डायरेक्टली दोनों को इक्वल कर दो, तो v मस्ट बी इक्वल टू 10 into 3/5. So this comes out to be 6 meter per second. ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? क्लियर है सबको? स्क्रीन का क्या? स्क्रीन का क्या हुआ सिद्धि? वाइट हुआ सब, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रहा है। तुम अपना रिफ्रेश करो सिद्धि और गौरी। सिद्धि और गौरी अपना रिफ्रेश करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आपको सेम रखना है अगर स्ट्रिंग को टाइट रखना है तो हमेशा आपको क्या करना है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को उधर वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंथ्स के और उन कंपोनेंट्स को डायरेक्टली इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है स्प्रिंग। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग्स। ठीक है, तो क्या है इसमें कि अगर ये आपका कोई स्प्रिंग है और ये आपका कोई ब्लॉक है m मास का और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अभी स्क्रीन दिख रही है तुमको गौरी? ठीक है, और इनिशियली स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको नेचुरल लेंथ से x आगे राइट की तरफ इसको ले जाता हूं तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगी x। तो यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप करता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज रिटन एज या इज गिवन बाय माइनस k इंटू एक्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है आपका माइनस k इंटू एक्स। क्या क्या खासियत है इसकी ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन नेचुरल लेंथ, हमेशा ये नेचुरल लेंथ की तरफ डायरेक्ट करेगा। दूसरा, आगे जो साइन है ये माइनस साइन है आपका, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। ये साइन माइनस क्यों लगाया है पता किसी को? ये आगे माइनस साइन क्यों लगाया है किसी को पता है? ये फॉर्मूले में आगे माइनस साइन क्यों लगा है ये किसी को पता है? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सही बोल रहा है? सब लोग बताओ, क्या ये सही बोल रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा सबको, राइट की तरफ है, दिख रहा है, पर स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो हमेशा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। या आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगी पर स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ होगा, टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ। तो हमेशा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसकी वजह से ये माइनस साइन आता है। और क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। और किसी भी वेरिएबल फोर्स का जो वर्क होता है वो आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ता है। तो इसका जो वर्क आता है वो हम पढ़े थे, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है? तो पूजा तुम अपना वो करके देखो, अपना रिफ्रेश करो। ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, तो स्प्रिंग पे और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्प्रिंग्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का, ये भी आपको आता होगा वैसे, मुझे उम्मीद है। तो अगर ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसके साथ एक और स्प्रिंग सीरीज में है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, तो अगर हम इन दोनों को एक सिंगल रिप्लेस करते हैं सिंगल स्प्रिंग से, ठीक है, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा? कितना होगा सबको पता होना चाहिए, दैट इज K1 K2, मतलब जो कैपेसिटर का रिजल्ट होता है सीरीज का, अपॉन K1 प्लस K2, या 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक है, पैरेलल में स्प्रिंग हो गए तो कितना होगा? पैरेलल में स्प्रिंग हो गए तो कितना होगा? K इक्विवेलेंट विल बी
दोनों स्प्रिंग फोर्सेस स्प्रिंग कांस्टेंट का सम K1 प्लस K2। ठीक है, पैरेलल का एक डायग्राम बना लो। एक ये सब हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये पैरेलल है आपका K1 और ये K2। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ किसमें, सीरीज की पैरेलल? फटाफट पता होगा वैसे ये भी, क्योंकि ये भी एसएचएम में आता है। सीरीज है पैरेलल? सिद्धि सीरीज, अभी भी सीरीज बोल रहे हो तुम? सीरीज नहीं है, पैरेलल में है। सीरीज में कब होते हैं? जब दोनों का एक एंड एक दूसरे से अटैच है। इसमें कौन सा एंड अटैच है? कोई भी नहीं है। इसका लेफ्ट एंड ब्लॉक से अटैच है, इसका राइट एंड ब्लॉक से अटैच है, आपस में कहां अटैच है? तो ये पैरेलल में है। सो के इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2। ठीक है, चलो, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है तो ये सीरीज में नहीं है, ध्यान देना। अच्छा, अब एक रिलेशन जो आपको सबको आना चाहिए, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये भी हमने एसएचएम में यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। मतलब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है, ठीक, अब आपने उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो बताओ इंडिविजुअल पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? जल्दी। अगर आपने उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो इंडिविजुअल का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? डबल, क्योंकि लेंथ आपने हाफ कर दी और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ अगर आपने हाफ की तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 2K हो जाएगा। तो इंडिविजुअल का इसका भी 2K और ये जो दूसरा पार्ट है इसका भी आपका 2K होगा। अब आगे उसने सीरीज में जोड़ा है या पैरेलल में? अच्छा, एक चीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना, स्टार लगा के लिख भी लेना, कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को कितने भी पार्ट्स में कट कर देते हैं, लेट्स से n पार्ट्स में, तो ईच पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो आपका Nk होगा, N इंटू K, नो डाउट। तो अगर आप एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट Nk हो जाएगा। पर अगर आप उन सारे पार्ट्स को वापस से सीरीज में जोड़ देते हो तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा वो K ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना, हमेशा K रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट कर देते हैं और उन n पार्ट्स को वापस से सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं, तो जब आप K इक्विवेलेंट निकालेंगे वो वापस से ओरिजिनल K के इक्वल ही आएगा। इसमें चेक कर लो, हाफ कट किया आपने तो इंडिविजुअल का 2K दोनों को सीरीज में लगाओ तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। चेक करना, वो K ही आएगा। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। क्या ये रिजल्ट क्लियर है सबको? तो ये रिजल्ट याद रखना डायरेक्टली, अगर आप एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और उन पार्ट्स को वापस से सीरीज में ज्वाइन कर देते हो तो आपका जो K इक्विवेलेंट है वो K टाइम्स मतलब K ही रहेगा। अच्छा, अब एक सवाल, अगर आपको क्लियर है तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इंडिविजुअल मतलब ओरिजिनल का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, पर आप उस स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उन n पार्ट्स को आप पैरेलल में जोड़ते हो, सीरीज में नहीं, पैरेलल में, तो मेरा सवाल है नया स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट से कितना टाइम्स होगा? ठीक है, ए ऑप्शन K मतलब K ही रहेगा, बी ऑप्शन n क्यूब टाइम्स, सी ऑप्शन n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, डी ऑप्शन 1/n स्क्वायर टाइम्स होगा। पैरेलल में जोड़ा आपने, पैरेलल में, ध्यान देना, सीरीज में नहीं, सीरीज में वापस से आ जाता है घूम फिर के। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट से याद रखना। 2018-2018 में क्वेश्चन आया था स्प्रिंग का, इसी में कट करके उसने सीरीज पैरेलल में जोड़ा था, तो अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते तो आपका बहुत टाइम बच जाता। तो आंसर है इसका n स्क्वायर, ऑलमोस्ट सबने आंसर बताया n स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, इंडिविजुअल का कितना हो जाएगा? जब आप एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो इंडिविजुअल का हो जाएगा Nk। कहां से आया सर?
K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ से, ये हमेशा याद रखना। तो NK, ये भी NK, ये भी NK, ये भी NK, ऐसे ऐसे n पार्ट्स पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K equivalent will be K1 plus K2 plus, तो NK NK n times, तो n into NK, so this comes out to be n square K। रट्टा मारना चाहो तो रट्टा मार लो कि अगर आप किसी स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उन n पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ते हो तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के, पर अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो वो आपका K ही घूम फिर के आ जाएगा। क्या मेरा ये कंसेप्ट आपको क्लियर है जो मैंने बताया? क्लियर 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 क्लियर। अच्छा हाँ, तो कभी कभी आपसे K और L में ग्राफ भी पूछ लेता है, तो क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ K इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। SHM में भी हमने इसका यूज किया था। ऑब्वियसली L को उधर ले जाओ तो K इंटू एल क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। तो कभी कभी आपसे K और L के बीच में ग्राफ पूछ लेता है, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये मैथ वाले लोग पढ़ते हैं, तुम लोग सीधा याद रख लो, शायद याद भी होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो एक्स वाई अगर कॉन्स्टेंट है तो जो ग्राफ होता है आपका दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ क्या होता है आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा दिखेगा। K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L का ग्राफ ये होता है, मतलब y एक्सिस पे K, x एक्सिस पे L, तो ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। खुद चेक कर लो ना, L0 डालो K इनफाइनाइट, देखो ना L0 तो K इनफाइनाइट और L इनफाइनाइट तो K ऑलमोस्ट जीरो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, नोट कर लेना इसको। नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे बढ़े। दो कंसेप्ट हो रहा है, खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। कल करेंगे फ्रिक्शन, कल खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया है? नोट करना, जिसको करना है वो कर लिया है तो डन लिख देना सब लोग, ठीक है। चलो फिर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दो कंसेप्ट और। पहला है आपका स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा मुझे बताओ, सूडो फोर्स का कंसेप्ट बताना है क्या? सूडो फोर्स बच गया है मेरे से गलती से। सूडो फोर्स का कंसेप्ट बताना है तो हाँ हाँ लिखो। सॉरी, स्प्रिंग फोर्स नहीं, स्प्रिंग बैलेंस। यस, हाँ 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 ठीक है, पहले स्प्रिंग बैलेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? हमेशा याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्प्रिंग बैलेंस दे देगा और बोलेगा उसकी रीडिंग बताओ, तो हमेशा याद रखना स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेंशन मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? टेंशन। जैसे एग्जांपल से ही मैं आपको बता देता हूं, सपोज ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये है मान लो 2 kg, ये मान लो 4 kg। क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। तो अभी अभी मैंने लिखा स्प्रिंग बैलेंस हमेशा क्या मेजर करता है? टेंशन। तो कौन सी टेंशन मेजर करेगा? ये वाली जो लेट्स से इट इज टी डैश। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा? टी डैश की जो वैल्यू आएगी न्यूटन में वो, ठीक है। अब मुझे बताओ पूरी क्लास में नीचे जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो 2 और 4 को कनेक्ट कर रही है, इसकी टेंशन की वैल्यू कितनी है? टी। वो टी डैश नहीं होगी क्योंकि टी डैश ऊपर वाली है आपकी, तो टी की वैल्यू बताओ मुझे पूरी क्लास में कोई, फटाफट। अरे न्यूटन में बता, T/2 बोल रहा है। T/2 तो सभी को समझ में आएगा, पुली का एफबीडी बना लो तो आ जाएगा। टी डैश ऊपर 2t नीचे, तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। टी की वैल्यू मैं न्यूटन में पूछ रहा हूँ, आती है ना निकालनी? ये जो नीचे 2 kg 4 kg को स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है, इसकी टेंशन मुझे कोई सॉल्व करके फटाफट बताए, जिसको आती है, सबको ही आती होगी, ये तो बेसिक है एनएलएम का। एक बोल रहे 80/6, 80/3, 80/3, 80/3, 3 लोग 80/3, एक 80/6, बाकी लोग भी बताओ।
80/3, 80/3, 8G/3, 80/3। अरे एपीडी तो बनाना है, एक्सेलरेशन निकालो, एपीडी बनाओ, टेंशन आ जाएगी। अच्छा, इसका एक रिजल्ट डायरेक्ट भी है। अगर दो ब्लॉक्स आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और सिस्टम में और कुछ नहीं है, पुली है और दो ब्लॉक्स हैं, तो टेंशन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये याद रखना, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और एक्सेलरेशन उस केस में हो जाती है, शायद आपको पता होगी ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन हो जाती है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद रखने। कब वैलिड है? जब सिर्फ पुली के एक एंड पे एक ब्लॉक, मतलब एक साइड पे, और दूसरी साइड पे दूसरा ब्लॉक, सिर्फ तभी आना। तो कितनी टेंशन हो जाएगी, डाल दो वैल्यूज। सो टेंशन विल बी 2m1 m2 8 इंटू जी 10 अपॉन दोनों मासेस का सम विच इज 6। सो कितना हो गया 2 3 80/3, बिल्कुल सही बोला है। तो बताओ फटाफट स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी, जल्दी। अगर नीचे की स्ट्रिंग में टेंशन 80/3 है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, जल्दी बोलो। 40/3, आधी? अरे आधी नहीं होगी ना लायक, उसका एफबीडी बना के सोच, पुली का एफबीडी बना के सोच, डबल होगी बिल्कुल, बाकी लोग सही लिखे हैं 160/3। अगर नीचे की टेंशन 80/3 है तो ऊपर की डबल होगी आपकी 160/3। कैसे होगी देखो, पुली का एफबीडी बना लो ना। तो पुली का ये टेंशन जो मैंने टी डैश मानी है, जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा, और नीचे ध्यान से देखोगे तो दो स्ट्रिंग्स लगी हैं आपकी, मतलब एक ही स्ट्रिंग है पर एक इधर एक इधर, तो वो टोटल हो जाएगी 2T। और सबको पता है पुली मासलेस है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो T डैश इज इक्वल टू 2T। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और T की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 80/3, सो T डैश विल बी 160/3। यही मेजर करेगा आपका स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस जनरली क्या मेजर करता है, टेंशन। अब नीचे वाली की ऊपर वाली, वो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा घरों में ऐसा छोटा सा स्प्रिंग बैलेंस रहता है, हुक रहता है, हुक पे आप क्या रखते हैं, ऐसा स्प्रिंग बैलेंस ये रहता है, ऐसा यहाँ पे हुक रहता है, तो यहाँ पे आप एक मास रखते हैं, तो उसका जो वेट आएगा वही तो टेंशन आएगा, उसी को मेजर करता है। देखा भी होगा आपने, शॉप्स वगैरह, छोटी शॉप्स पे रहता है, बहुत कम वेट मेजर करता है, ऐसा नहीं 20 kg का ये लटका दो तो इसकी हालत खराब हो जाती है। क्लियर है स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट? क्लियर। तो अब लास्ट बचता है वेइंग बैलेंस। सूडो फोर्स फ्रिक्शन के साथ ही पढ़ लेंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में ही मैं जब फ्रिक्शन का इंट्रो बताऊंगा उसके जस्ट बाद आपको सूडो फोर्स भी बता दूंगा। तो आप पढ़ लेते हैं लास्ट वेइंग मशीन की रीडिंग। जैसे स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, वैसे ही वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, जो हम घरों में वेइंग मशीन रखते हैं वो क्या मेजर करती है, क्या मेजर करती है, कोई बताएगा? जैसे स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करती है, वैसे ही वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, वेट। असली में वेट मेजर करती है क्या? और वो केस नहीं पढ़े तुम लोग, लिफ्ट के अंदर अगर हम वेइंग मशीन को रख दें तब उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है, वो नहीं पढ़े हो क्या? तो रीडिंग चेंज हो रही है मतलब वो वेट थोड़ी मेजर कर रही है। ज्ञानेश्वरी नॉर्मल रिएक्शन, गौरी नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वेइंग मशीन जो है वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, वेट मेजर नहीं करती है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ध्यान से समझना। लिफ्ट के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग केस 1, क्योंकि ये तुम्हारे नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये लिफ्ट है विच इज एट रेस्ट, लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, रेस्ट पे है। ये वेइंग मशीन रखी है, इसके ऊपर ये आदमी है m मास का। तो सवाल है बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी? ठीक है, कल से ऐसे चालू होगा ना? नहीं, कल तुम्हारा फ्रिक्शन होगा, कल खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन, परसों से ऐसे स्टार्ट होगा, या परसों भी अगर फ्रिक्शन चला तो उसके बाद जो भी आएगा फ्राइडे या सैटरडे जो भी आएगा तब स्टार्ट होगा। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है। अभी कंडीशन चेंज करेंगे तो आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज हो जाएगी। अभी इस केस में देखते हैं, पहले एफबीडी बनाते हैं। चलो, आता है सबको एफबीडी बनाना? बिल्कुल आता है। आदमी का एफबीडी बनाओ।
ये लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये लगेगा आदमी का वेट mg। क्या कहीं एक्सीलरेशन हो रही है? नहीं, सिस्टम रेस्ट पे है। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे, अच्छा मैं कहां से एफपीडी ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप लिफ्ट के अंदर बैठ के भी एफपीडी बना सकते हैं, पर उसमें सूडो फोर्स फिर आ जाएगा, और वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तब मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, ग्राउंड पे बैठ के वो इसका एफपीडी बना रहा है। तो सोच के देखो, ग्राउंड पे बैठ के जब वो इस आदमी को देखेगा तो ये रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इसका एफपीडी बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट इसका नीचे, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0 है, रेस्ट पे है, तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इनटू g। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो mg नहीं आएगी। वेइंग मशीन की जो रीडिंग आती है वो हमेशा आती है नॉर्मल रिएक्शन बाय g। हमेशा याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ पे? mg, तो mg बाय g, तो रीडिंग हो जाएगी आपकी mkg, जो जनरली हमारे घरों में जो रहती है वो, क्योंकि हम कहीं लिफ्ट में बैठ के थोड़ी मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या दिखाता है? मास, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो वेट के इक्वल आएगी, g से डिवाइड कर दो तो रीडिंग m आ जाएगी। क्या ये क्लियर है सबको? केस वन, केस वन तो सबसे आसान है, क्या क्लियर है? ठीक है, तो अब केस टू, तुम ही लोग बताना फटाफट, खुद ही बताना। ये वेइंग मशीन, उसके ऊपर ये m मास का आदमी, और इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बना रहे हैं, मैंने जैसे अभी पिछले में बताया, ग्राउंड पे बैठ के। आप लिफ्ट के अंदर बैठ के भी बना सकते हो, पर अभी मैंने सूडो नहीं पढ़ाया इसलिए मैं उसको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसी में लिफ्ट नीचे जा रही है विद अ कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऊपर नीचे दो केस हो गए, बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? रीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से या नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से? एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी। क्या रीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नहीं, नो, सेम। प्रगति जो तुमने लिखा है सोच के देखो, क्या रीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, नो। बोलो बोलो जल्दी बोलो सब लोग, शुभम भोसले नो, नो नो, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सबको पता है काइनेमेटिक्स से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन जो आएगी दैट विल बी जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर एक्सीलरेशन जीरो, तो इसको जो है ग्राउंड वाले को वो इसकी एक्सीलरेशन जीरो दिखाई देगी। तो अगेन एफपीडी में क्या आएगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ वेट, तो नॉर्मल अभी भी mg, और रीडिंग आपकी कितनी आएगी? नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g, तो mg डिवाइडेड बाय g इट विल बी mkg। तो कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। तो दो केसेस में आपका मास पे कोई भी, रीडिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक तो रेस्ट पे अगर लिफ्ट है या ऊपर नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, चलो केस थर्ड, अब भेज देते हैं ऊपर की तरफ। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सीलरेशन a। अब मेरा सवाल है, सिर्फ ये बताओ इंक्रीज होगी रीडिंग या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी? बस इतना बताओ। वेइंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी? ऊपर जा रही है a एक्सीलरेशन से, इंक्रीज 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 इंक्रीज। हाँ, तो अगर ये याद रख पाओ तो याद रख लेना, whenever lift is accelerating in upward direction then the normal reaction will increase, the reading of weighing balance will increase। ये याद रखना। क्यों ऐसा? चलो ग्राउंड पे बैठ के एफपीडी बनाते हैं। नॉर्मल ऊपर, बिल्कुल सही सर, mg नीचे, बिल्कुल सही। पर ग्राउंड पे बैठ के जब आप इसको देखोगे, अब ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा a एक्सीलरेशन से, नो डाउट। अब क्या इक्वेशन आएगी न्यूटन के सेकंड लॉ से? नेट फोर्स विच विल बी n माइनस mg दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको आप सूडो फोर्स से भी कर सकते थे अंदर बैठ के, पर वो मैंने अभी नहीं बताया, कल बताऊंगा तो कल आपको समझ आएगा। तो नॉर्मल एक्शन कितनी हो गई? m कॉमन g प्लस a, तो रीडिंग कितनी हो गई सर? नॉर्मल रिएक्शन बाय g, तो मैं डायरेक्टली g से डिवाइड करके आपको आंसर बता रहा हूँ। तो रीडिंग विल बी m प्लस ma बाय g। पहले आई थी सिर्फ m, अब हो गई m प्लस ma बाय g, तो रीडिंग विल इंक्रीज।
ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आ चुका है। बताओ किस केस में वेइंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज होगी? तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगी रीडिंग इंक्रीज होगी। क्या ये बात क्लियर है? सबने आंसर सही लिखा था, इंक्रीज 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 इंक्रीज। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो लास्ट केस, केस नंबर 4, लिफ्ट जा रही है नीचे, ए एक्सीलरेशन से, ये है आपका वेइंग मशीन, तो उसके ऊपर आदमी। अच्छा मेरा एक सवाल आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है विद अ रिटार्डेशन, मतलब ऊपर जाता है एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज है, क्या दोनों केस सेम है? क्या ये दोनों केस सेम है? या तो नीचे जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इंक्रीज मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है नीचे जाते हुए, या ऊपर की तरफ जा रही है एक रिटार्डेशन से, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन से। ये दोनों केस सेम है, याद रखना। और सिमिलरली पीछे वाले में हमने क्या लिया था, ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, उसी के साथ में बना लेना नीचे जा रही है किसी रिटार्डेशन से, तो वो दोनों केस सेम आपके, ठीक है। इसमें भी ये दोनों सेम है, या तो नीचे एक्सेलरेशन से जा रही है या ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन से मतलब रिटार्डेशन से जा रही है, दोनों केस सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। कितनी होगी देखो, आदमी का एफबीडी बनाओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल एक्शन ऊपर, mg नीचे, और आपको आदमी नीचे आता हुआ दिखाई देगा ए से, या लेफ्ट साइड जो मैंने रिटार्डेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाना है तो आदमी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा -a से, क्योंकि रिटार्डेशन लिया आपने, तो दोनों केस सेम है आपके, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आएगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव मतलब mg, उल्टी डायरेक्शन वाला फोर्स नेगेटिव मतलब -n, तो mg - n इज इक्वल टू ma, तो यहां से n आपका आ जाएगा m इंटू g माइनस a। तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g, तो रीडिंग आपको दिखेगी नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g, दैट विल बी m माइनस ma बाय g। तो आदमी का जो एक्चुअल मास है उससे कम रीडिंग दिखाएगा। क्या ये क्लियर है सबको, यस और नो? क्लियर। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो पढ़ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे सूडो फोर्स और फ्रिक्शन। तो स्पेशल केस क्या आता है लास्ट केस में, केस नंबर 4 में एक स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस याद रख लेना क्योंकि वो डायरेक्ट कंसेप्चुअल पार्ट आता है उससे। नीचे जा रहा है ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट, पर ये जो ए है ये जी से बड़ी है, ए किससे बड़ी है, जी से, स्पेशल केस है। अब क्या होने वाला है देखना ध्यान से, आदमी का एफबीडी फिर से बनाते हैं ग्राउंड पे बैठ के, यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो नॉर्मल एक्शन ऊपर दिखेगी, mg नीचे दिखेगा, और नीचे की तरफ आपकी एक्सीलरेशन आएगी a, तो एक्सीलरेशन की तरफ वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स n, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आएगी, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ जाएगी mg बाय m। सर ये तो केस 4 में भी हमने पढ़ा था, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, केस 4 का ही ये स्पेशल केस है। क्या नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई, mg माइनस ma, मतलब m कॉमन ले लो तो g माइनस है, यही केस 4 की नॉर्मल रिएक्शन आई थी, बिल्कुल, क्योंकि सेम ही केस ले रहे हैं। पर a जो है वो g से बड़ी है, तो अगर a g से बड़ी है, क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी। वैसे a g से बड़ा बहुत रेयर चांस है कि आप फ्री फॉल करवा दे रहे हो, फ्री फॉल मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा एक्सीलरेशन से लिफ्ट भागे, बहुत इम्पॉसिबल है वो, पर हाँ कभी कभी होता है ऐसा। तो यहाँ से अगर a आपका g से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव। कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होती है तो क्या होता है? मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया भी है, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होती है तो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्लाई, उड़, फ्लाई कहाँ फ्लाई करेगा वो, मानवी कॉन्टेक्ट लॉस। बाकी लोग भी बताओ फटाफट। सरफेस से कांटेक्ट लूज होगा, बिल्कुल। अगर आदमी को कांटेक्ट बनाए रखना है तो हमेशा याद रखना नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर उसकी नॉर्मल रिएक्शन लेस देन 0 हो गई
तो आदमी कांटेक्ट लूज करेगा। तो याद रखना इस स्पेशल केस में जब लिफ्ट की एक्सीलरेशन जी से बड़ी, कब? जब नीचे जा रही है। ऊपर अगर जी से बड़ी एक्सीलरेशन जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एक्शन mg प्लस m में है, तो वो a जी से बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे के केस में ही बनेगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट लूज होगा आपका। सो मैन विल लूज द कॉन्टेक्ट एंड इट विल स्ट्राइक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट की सीलिंग से जाके वो टकराएगा। क्या यहां तक क्लियर? आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बताओ। कल अब हमारा बचता है सूडो फोर्स, 15-20 मिनट लगेगा, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे एनएलएम के और फिर फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, नहीं हुआ तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एसी। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इम्पल्स, हाँ इम्पल्स कल मुझे याद दिलाना श्रेयस, इम्पल्स मुझे याद दिलाना कल। तो कल लेक्चर की स्टार्टिंग में हम लोग इम्पल्स पढ़ेंगे और इम्पल्स के बाद हम लोग सूडो फोर्स पढ़ेंगे, फिर हम फ्रिक्शन पे जंप करेंगे। तो कल मुझे ये याद दिलाना दोनों, ठीक है? यहां तक आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बोलो। टाइम हो गया है 6:30 हो गया। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नो डाउट लिखो फटाफट। नो 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 डाउट। ठीक है, तो अब क्या करो, एनएलएम की आपको शीट दी गई है वो सोल्व करो आराम से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सूडो फोर्स अगर नहीं भी लगाओगे तब भी आपके आंसर आते हैं, बस सूडो फोर्स से आपके क्वेश्चन थोड़े से क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो एनएलएम की जो भी मिली है शीट उसको सोल्व करो, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस छोड़ के। फ्रिक्शन कल हो जाएगा तो उसके बाद फ्रिक्शन कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट है न्यूमेरिकल या थियरी में ग्रुप पे पोस्ट करो तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आपके उस पे। चलो ओके, बाय बाय सबको।